ओके, तो स्वागत है जी आप सबका सीए इंटरमीडिएट में। आप में से कुछ अर्ली बर्ड में आए थे, फिर गायब हो गए थे, फिर आए, ऐसे कुछ है? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, ठीक है, ऑल राइट। बाकी सारे फर्स्ट टाइम ही आए हैं, वेरी नाइस। ऑनलाइन में ऐसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने अर्ली बर्ड को ज्वाइन किया था, फिर कुछ दिन पढ़ा, फिर छोड़ दिया? रेज योर हैंड। ओके, ओनली 2 people आर देयर, गुड टू सी दैट। बाकी सारे लोग क्यों नहीं आए अर्ली बर्ड में? तब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्या, या तब इच्छा नहीं थी और पढ़ने की? इच्छा नहीं थी। ओके, कितने मार्क्स आए आपके? चलो आप लोगों से अगर अपन बात करें, 350 एंड अबव है कोई यहाँ पे? नहीं, अब तो ऐसी ग्रेड्स बनाऊंगा अलग अलग, रुको अभी आप। उसके बाद में ऑनलाइन में भी हैं तो आप हाथ उठा सकते हैं, लिख सकते हैं। और somebody between 301 to 350। ओहो भाई साहब, 301 से 350 वाले जरा हाथ ऊंचा उठाओ, बिल्कुल कंधे से उठाओ ताकि मुझे दिखे दूर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑनलाइन में भी कोई है क्या? 301 से लेकर के 350 के बीच में। ओके, इसके बाद में फिर हम बात करते हैं 251 से 300 वाले, हाथ उठाओ। ओके, और फिर ऑब्वियसली 200 से लेकर के 250 तक वाले हाथ उठा लो जरा, 200 से। नहीं, अब मैं 200 और 210, 200 टू 210 वाले हाथ उठाओ, मैं उनको देखने में इंटरेस्टेड हूँ। भगवान में विश्वास आपको बढ़ गया होगा। डॉट 200 है कोई? भाई साहब, ये देखो, डॉट 400 तो ला नहीं सकते आप, दो ही इसके लिए 200 और 400, तो एग्जैक्ट 200 लाने वाले तो मतलब आज मतलब रोज मंदिर जा रहे होंगे सुबह शाम की। हे भगवान, बचा लिया। और ऐसे ही आगे भी बचाते रहना। गुड, अब पास हो गए, सेलिब्रेट भी कर लिया, पार्टी वार्टी कर ली संडे को आपने? नहीं, तो क्या मतलब दुख मना रहे थे आप? क्या कर रहा था? कहाँ पास हो गया, और पढ़ना पड़ जाएगा, ऐसा दुख तो नहीं हुआ आपको कहीं उल्टे? नहीं, यू हैव नॉट सेलिब्रेटेड योर सक्सेस। फाउंडेशन पास हुए उसके बाद कैसे सक्सेस किया आपने? घर के लोगों के साथ कहीं डिनर करने गए, दोस्तों के साथ पार्टी करी, क्या कुछ किया ऐसा? दोस्त भी फेल हो? अरे यार, दोस्त फेल हो गए, हाँ वो बात तो है। तो ठीक बात है, अब नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, कुछ लोग के तो सारे ही फेल हो गए, पता पड़ा दोस्त तो। ओके, एनीवेज, तो आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको इनाम मिलता है, और इनाम में उनको और अच्छा काम करने को मिलता है। तो आपको प्राइज में दिया जाता है, गिफ्ट में दिया जाता है सीए इंटरमीडिएट। पहले आपने 400 नंबर के लिए पढ़ा था, अब आपको 600 नंबर के लिए पढ़ना है, राइट? और ये सारा सिलेबस है आईसीआई का, आप जानते होंगे ऑलरेडी शायद, लेकिन मैं एक बार फिर बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ। एक पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग है, जिसके अंदर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं। तो जो अ, असीम सर और नाटा सर मिल करके ये आपको पार्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद में एक पार्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, सब्जेक्ट नंबर 2, पेपर नंबर 2। ये है कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। तो कॉर्पोरेट लॉज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि एक 70 मार्क्स का सिलेबस है, और अदर लॉज जो हैं वो रोहित सर आपको पढ़ाएंगे। उसमें फेमा है, और जनरल क्लॉज एक्ट है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ में द कंपनीज एक्ट 2013 है, और एलएलपी एक्ट है। मज़े की बात यह है कि कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट दोनों आपने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आपने उसका सिर्फ बेसिक पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन, है ना? अभी हम उसका इंटरमीडिएट लेवल पढ़ने वाले हैं। तो 70 मार्क्स में मैं कवर करूंगा आपके लिए द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द एलएलपी एक्ट। ये दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में तीसरा पेपर जो है आपका, दैट इज टैक्सेशन। उसका सेक्शन ए इनकम टैक्स है, और सेक्शन बी जो है वो जीएसटी है। तो सेक्शन ए आपको सागर विजय वर्गीय सर और थोड़ा आशीष गोयल सर पढ़ाएंगे, और सेक्शन बी इस जीएसटी ये निखिल सर आपको पढ़ाएंगे। देन इसके बाद में पेपर नंबर 4 इस कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर है। निखिल गोखरू सर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे।
यहाँ से पेपर 1 to 3 इज ग्रुप 1 एंड पेपर 4, 5, 6 इज ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 में सबसे पहले आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अगेन निखिल गोखरू सर आपको पढ़ाएंगे। ऑडिटिंग एंड एथिक्स असीम सर ने आपको बता ही दिया है कि वो आपको पढ़ाएंगे। फिर पेपर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगेन 50-50 मार्क्स के इसके 2 पार्ट हैं। सेक्शन ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा और सेक्शन बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रतीक उपल सर आपको पढ़ाएंगे। अब समझिए कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स, 70 नंबर कॉर्पोरेट लॉज के और 50 नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। आउट ऑफ योर 600 मार्क्स ऑफ द सिलेबस आई विल बी डिलीवरिंग 120 मार्क्स, दैट इज 1/5 ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस का 1/5वां हिस्सा आई विल डिलीवर यू। वॉइस इज नॉट क्लियर, ओ माय गॉड। सिर्फ सौम्या को ये प्रॉब्लम आ रही है या और भी बच्चों को दिक्कत आ रही है? वॉइस का कोई प्रॉब्लम है किसी को? बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है? ओके। अब सौम्या आप एक काम करो, आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। देखो बंद करके चालू करने से तो मंगलयान भी चला गया था, तो सबसे अच्छा उपाय यही होता है, बंद करो फिर से चालू कर लो। ओके, तो ये 600 मार्क्स का आपका सिलेबस है। देखिए सब कहते हैं कि नहीं नहीं 600 है लेकिन बहुत ज़्यादा है, वो सब बातें अपनी जगह ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के कंपैरिजन में सीए इंटरमीडिएट करना अब आसान हुआ है। पहले ये 800 मार्क्स का सिलेबस था, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी था, इसके अंदर ईआईएस भी था, इसके अंदर एडवांस अकाउंट नाम का एक सब्जेक्ट भी था। 3 पूरे के पूरे सब्जेक्ट इन लोगों ने यहाँ पर से हटा दिए और 800 नंबर का पढ़ने की जगह अब आपको कितना पढ़ना है? 600 नंबर। तो पहले के कंपैरिजन में ये थोड़ा तो आसान हुआ है। एंड यू गाइज आर लकी कि आप न्यू सिलेबस में आए हैं, सीधे लैंडिंग आपकी न्यू सिलेबस के अंदर ही हुई है। आर्टिकलशिप के फ्रंट पे भी इजी हो गया। पहले 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, अभी 2 साल की आर्टिकलशिप है। पहले बच्चा इसी उधेड़ बुन में ही रहता था कि मैं पढ़ूंगा कि आर्टिकलशिप करूंगा। अभी आर्टिकलशिप का पीरियड ही छोटा कर दिया उन्होंने। 2 साल तक आप पूरा फोकस अपना काम पर रख सकते हो और बचे हुए टाइम में पढ़ाई कर सकते हो सीए फाइनल की, और बाद में 6 महीने की आपको पूरी छुट्टी मिलती है एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए। सीए फाइनल में भी कुछ पेपर उन लोगों ने कम कर दिए। उन्होंने बोला कि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आप अपने हिसाब से पढ़ लो, उसका हम एग्ज़ाम उस तरह से नहीं लेंगे जैसा कि बाकी का एग्ज़ाम हम कंडक्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें सीए कैरिकुलम में ईजी हुई है। अच्छा, फिर 30% एमसीक्यू आ गया सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे पहले कंपनी लॉ में एमसीक्यू आते थे लेकिन एफएम में एमसीक्यू नहीं आते थे, अभी वो एफएम के अंदर भी एमसीक्यू लेकर के आ गए। 30% ऑफ द सिलेबस हर जगह पर क्या हो जाएगा? एमसीक्यू हो जाएगा, जिनको डील करना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि एमसीक्यू में आपकी मेमोरी पर उतना लोड नहीं आता है आंसर करने के लिए, और बाकी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। एमसीक्यू आपके लिए फेस करना थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव। और बड़ी बात, कॉपी चेकिंग की गलतियां उसमें नहीं हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव आंसर चेक करने में वो गलतियां कर सकते हैं, एमसीक्यू चेक करने में उनकी गलतियां करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। हाँ, बट एमसीक्यू बना वो गलत दें ऐसा हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन गलत तो खैर बनाते ही है। एमसीक्यू में भी गलत बनने के चांस अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि 4 चॉइसेस है, अगला वाला खुद पढ़ के दोबारा देखता है कि इसमें क्या आंसर सही बैठता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाने में उनसे अक्सर ही क्या गलतियां हो जाती है, जैसे एफए में एक आध इन्फॉर्मेशन ही मिस कर देंगे, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन ही गलत हो जाएगा जिसको पढ़ के मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। इस तरह की गलतियां होती है। एमसीक्यू में गलतियां तो हो सकती बनाने वाले से, बट चांसेस उसके थोड़े से कम हो जाते हैं। एक और बात मैंने नोटिस करी कि एमसीक्यू बनाते समय पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने वाला गलत चॉइसेस पर जितनी ज्यादा मेहनत करे क्वेश्चन बनाते समय, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब गलत चॉइसेस इतनी क्लोज बनाए कि पढ़ के किसी को भी क्या लगे कि यही सही है। समझ रहे हो आप?
लेकिन मैंने देखा है ये लोग आलसी हैं, इतनी मेहनत ये करते नहीं है। गलत चॉइसेस को रूल आउट करना उतना मुश्किल काम नहीं होता है कि यार चार मैंने चॉइस पढ़ी, उनमें से ये दो तो आई एम श्योर कि नहीं हो सकती। इतनी अच्छी चॉइसेस बनाते ही वो नहीं है क्लोज क्लोज की आपसे गलतियां हो जाए। फाउंडेशन में कैसा सीन था आप बताओ? दो पेपर आपके पूरे एमसीक्यू थे ना, तो उसमें क्या लगता था आपको? वो चारों चॉइसेस बहुत क्लोज लगती थी पढ़ करके, कैसा होता है? आप, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। बहुत, हाँ, मतलब रूल आउट करना इजी हो जाता है, यही ना। मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग बड़े आलसी हैं जो लोग एमसीक्यू पेपर बना रहे हैं एग्जाम के लिए। मतलब ऐसे बनने चाहिए एमसीक्यू तो कि जो आपको स्टूडेंट की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि अगर वो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है तो वो क्या गलती करेगा, और वो गलती करने से उसका क्या आंसर आएगा। वो आंसर आपकी चॉइस में अगर वो दे दें तो आप गलत करोगे, और वो आंसर देखते ही आप बोलोगे अरे वाह मेरा आंसर आ गया। अरे करते ही नहीं मेहनत, ही एक सही आंसर के बाद तीन तो कुछ भी बना देते हैं, अकड़ बकड़ बम्बे बो बचे हुए तीन आंसर बना दो। तो उस वो टिक करने की प्रोबेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। ये ना, ये ज्यादा बात फैलाना मत चारों तरफ, ये तो इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाएगी कि हमारा पेपर सेटर आलसी है, वो गलत चॉइसेस पे काम ही नहीं कर रहा है। आई ऑल्सो सेट पेपर ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्स, नॉट ऑफ द सीए एग्जाम, जो अच्छी रिकॉग्नाइज एग्जाम है वर्ल्ड वाइड, तो आई टेक केयर में पूरी मेहनत गलत चॉइस पे ही करता हूँ कि मुझे चार चॉइस बनानी है तो उन चारों के ऊपर मेहनत करूंगा मैं। और मैं आई विल मेक श्योर, मुझे स्टूडेंट की साइकोलॉजी भी पता है क्योंकि आई एम ए टीचर ऑल्सो। मुझे मालूम है कि यार बच्चा क्या गलती करेगा तो वो ऐसा सोचेगा। इतनी बढ़िया चॉइसेस बननी चाहिए कि कोई भी आसानी, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए बच्चे को, उसको लगे यही सही है गलत वाले को देख के। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पेपर सेटर थोड़ा आलसी किस्म के हैं, और वो दो गलत चॉइसेस तो ऐसे बनाएंगे जो देख के रूल आउट हो जाएगी। तो आपके लिए थोड़ा और आसान है। सारा मिला करके मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आ रहा है कि अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम थोड़ी सी पहले से आसान हुई है, राइट? सर तो फिर आसान हो गई है तो क्या इस एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी? नहीं नहीं, कुछ तो भी डिफिकल्ट होने से मतलब नहीं है, आप बस अच्छा पढ़िए। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब क्लास में आए या घर पे भी, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मिशन नवंबर 2024। नहीं 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 नहीं, हम एग्जाम के लिए क्यों पढ़ें? हम तो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको कुछ नया सीखना है। हम इसलिए पढ़ेंगे कि हम जाकर के उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें, किसी की कोई मेहनत बचा सकें, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें जो हमने पढ़ा है उससे, और वो इससे इतना खुश हो जाए कि अरे यार आपने मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये लो बैग भर के पैसा मेरी तरफ से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब लोग कहते हैं कि स्टडी हार्ड, क्यों भाई? मतलब मैं अपने आप को प्रताड़ित करूंगा तो ही माना जाऊंगा कि मैं मेहनती हूं और मैं किसी लायक हूं? व्हाई डोंट यू स्टडी जॉयफुली? ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि मैं खुश होकर के पढूं। पढ़ते समय देखो, पूरे टाइम पूरे 24 घंटे तो आप खुश नहीं रह सकते, बीच बीच में आप दुखी भी हो जाओगे कि इतना क्यों पढ़ना पड़ रहा है। बट मोस्टली आपको ऐसा लगना चाहिए कि वाओ, आपको फील आना चाहिए कि वाओ आज मुझे क्लास जाना है, वाओ आज मुझे और पढ़ाई करनी है, वाओ आज कुछ और नया सीखूंगा। ऐसी रील होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो एग्जाम पर्पज से रटना ही पड़ता है, यू कांट हेल्प इट। वो तो रट्टा पट्टा करेंगे एग्जाम के लिए थोड़ा, वो ठीक है, एग्जाम जितनी स्ट्रेटेजी में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट इन जनरल आपकी सोच क्या होनी चाहिए? सुबह उठ करके पहला जो दिमाग में ख्याल आना चाहिए क्या आता है? आज सुबह उठ के पहला ख्याल क्या आया आपको? या कल सुबह उठे थे तो, आज की तो छोड़ो, कल सुबह उठे थे तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आया था, जरा याद करो। और सो जाते हैं थोड़ी देर, यस यस, फैंटास्टिक। 99% लोगों को एक बार तो लगता है कि थोड़ी देर और सो जाते हैं। हाँ, अगर आप अलार्म लगा करके उठ रहे हैं तो फिर ये आएगा। चलो, फिर दूसरा ख्याल, जब वो आप फाइनली उठे कि अरे यार उठ गए, फिर क्या अगला ख्याल आया आपको? सर हम कुछ सोचते थोड़ी, हम तो उठ जाते हैं बस। तो सुबह उठो तो पहला ख्याल आपको ये आना चाहिए कि आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे।
आज कुछ और नया सीखने को मिलेगा। इस सोच के साथ आप पढ़ना चालू करो। मिशन नवंबर 2024 नहीं चाहिए मुझे आपसे। मुझे चाहिए आपसे विजन फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, कि अगले 30 साल तक मैं जो पढ़ूं वो नॉलेज जब तक ऑब्सोलेट ना हो जाए तब तक मैं उसको यूज कर सकूं अपनी आर्टिकलशिप में, अपनी प्रैक्टिस में, अपने जॉब में। इससे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, लोगों को प्रॉब्लम पढ़ने से बचा सकूं, और मैं यूजफुल पर्सन बन जाऊं। क्योंकि इफ यू आर यूजफुल देन यू विल बी पेड। इफ यू आर यूजलेस तो आपको कोई पैसा देगा नहीं, राइट? ये सोच के साथ ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर मतलब वो बिजनेस न्यूज़पेपर, इधर इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड। वो भारी पड़ेगा आपको शुरुआत में, समझ में ही नहीं आएगी उसमें से कई चीजें। तो हफ्ते में एक बार न्यूज़पेपर खरीदो आप। मैं अभी आपको इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहला 1 महीना बहुत लोड नहीं आता है, एकदम जोर का प्रेशर नहीं आता है। बाद में तो इतना प्रेशर आ जाएगा कि मेरी ये सब बातें बेकार हो जाएगी। हाँ, बाद में प्रेशर आने वाला है, राइट? न्यूज़पेपर खरीदो आज। क्या वीकडे कौन सा हुआ आज? मंडे। न्यूज़पेपर खरीदो बिजनेस स्टैंडर्ड। उसको पढ़ने में आपको 1 हफ्ता लगेगा। एकदम से तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं आएगी आधी बातें आपको। जो नहीं समझ में आए वो गूगल करो। अगला न्यूज़पेपर आप खरीदना ट्यूसडे को, मंडे को नहीं। कल वाला ट्यूसडे नहीं, नेक्स्ट वीक वाला ट्यूसडे। ऐसे 8 8 दिन ये न्यूज़पेपर आप चलाओ। अगर पूरा खत्म हो जाए तो बीच में खरीद लेना फिर कोई दूसरा। रोटेट करना, क्योंकि वीक के अलग अलग डेज पे भी अलग अलग तरह की न्यूज़ आती है। बिजनेस स्टैंडर्ड करो, खरीदो और पढ़ो। और फिर जब यहाँ कुछ हम पढ़ने लगे और फिर आपको याद आएगा कि अरे यार, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ तो मैंने पेपर में पढ़ी थी, देन यू विल हैव लॉट ऑफ फन। तो आपको मजा आएगा कि ये जो हजारों करोड़ों की मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, यही तो मैं सब यहाँ पर सीख रहा हूँ। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है यहाँ। तो कुछ पढ़ने का मजा है यार। अदरवाइज तो फिर क्या है, रट रट के और निकल गए और वहां जाके उगल दिया और खत्म। पास हो जाओगे, सीए बन जाओगे, और क्या। और अच्छे सीए नहीं बन पाओगे, सिर्फ सीए बन पाओगे। सीए भी फिर हर तरह के डॉक्टर्स देखे हैं ना आपने, अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर तो ऐसा है जिसके 3 3 महीने का अपॉइंटमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, ऐसा करना आप अप्रैल 25 को आ जाना। अरे तब तक मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं सॉरी, हमारे पास जगह नहीं है इधर। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं मुंबई में जिनके अगले 3 महीने के अपॉइंटमेंट नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। रिकमेंडेशन भी लगेगी तो प्राइम मिनिस्टर लेवल की, उसके नीचे की तो लगेगी नहीं आपकी। और कुछ डॉक्टर तो ऐसा लिख के लगता नहीं डॉक्टर है, लगता कंपाउंडर है। चलता ही नहीं उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी। तो यही यही स्थिति सब जगह, एनी प्रोफेशन एंड एनी बिजनेस, राइट? तो आपको सीए नहीं बनना है, आपको एक अच्छा सीए बनना है, जिससे कि आपकी वर्थ हो, आपकी वैल्यू हो, आप अच्छा पैसा कमा सकें, आपको इज्जत मिले, राइट? इस सोच के साथ पढ़ना शुरू करो। तो फिर मजा आया यार। ठीक है, ये सिलेबस की बात हुई। अब सिलेबस में भी हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। एमसीक्यू में माइनस मार्किंग रहेगी क्या? अभी तक तो मेरी जानकारी में है कि नहीं है। ठीक है, फिर अभी मई 2024 में एग्ज़ाम होगी और उसका पेपर आएगा, तो और 100% कंफर्म हो जाएगा कि माइनस मार्किंग नहीं है। फिर तो और आसान काम हो गया। कोई नहीं समझ में आया तो ये आ गया। ओके, तो अब समझें कि जो हमारा सिलेबस कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का है वो किस तरह से। तो मैं आपको पहले एक वेबसाइट के दर्शन करवाता हूँ। देख रहे हो आप क्या लिखा है? कौन सी वेबसाइट है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी का फोटो नहीं आया, ऐसे कैसे? अच्छा, वो मैंने डायरेक्ट एक्ट खोल रखा है, मैं होम पेज पे नहीं हूँ। आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट की होम पेज पे जाओ, मोदी जी का फोटो से ही शुरू होती है वेबसाइट सारी की सारी। ओके, आप इसमें देखो, जो एक्ट है ना, देखो आप कितने सारे एक्ट के नाम दिए हैं। चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट।
द कंपनीज एक्ट 2013 ये अपने सिलेबस में है, पूरा नहीं है। अराउंड 458 सेक्शन है एक्ट में, जिसमें से 1 to 148 अपने सिलेबस में है। एक तो मुझे कंपनी लॉ की कॉपी अलग चाहिए आप लोगों से, ठीक है? हो सकता है आज आप एक सिंगल कॉपी लाए होंगे, लेकिन कल से मुझे एक सेपरेट कॉपी चाहिए कॉरपोरेट लॉज के लिए, एक्सक्लूसिवली उन 70 नंबर के लिए, कॉरपोरेट लॉज के लिए। अदर लॉज के लिए भी आप चाहें तो अलग कॉपी बना लेना, बट कॉरपोरेट लॉज के लिए मुझे आपसे एक अलग कॉपी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी कॉपी मत बनाना, क्योंकि रोज उठा के लानी पड़ती है ना, तो थोड़ी मीडियम साइज की कॉपीज बनाना, ताकि आपके बस्ते का वजन, बैग का ज़्यादा वेट ना हो जाए। भर जाएगी तो फिर एक नई कॉपी और बना लेना। उसमें एक फायदा भी होता है कि घूम जाए तो आधी कॉपी घूमती है, पूरी मोटी कॉपी बनाई और वो पूरी घूम गई तो सब खत्म हो जाता है, ठीक है? पतली कॉपी को देख के साइकोलॉजिकली भी अच्छा लगता है कि हाँ इतना ही है पढ़ने के लिए, फिर 3 और है वो बाद में याद आता है, वो अलग बात है। एक मीडियम साइज की कॉपी बनाना कॉर्पोरेट लॉस को लेकर के। और मैं आपको कह रहा था कि टोटल कितनी सेक्शन है, 458 सेक्शंस, जिसमें से 1 से लेके 148 सेक्शन तक तो एक तो सिलेबस में है, और एक चैप्टर नंबर 22 की कुछ सेक्शन है। आप देखो ये जो एमसीए की वेबसाइट है, इस पे कौन कौन सा एक्ट हमको मिल सकते हैं पढ़ने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये सब अपने सिलेबस में सिर्फ ऊपर वाले दो ही है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountant Act 1959, the Company Secretaries Act 1980, the Societies Registration Act 1860, the Company's Donation to National Fund Act 1951। आपने बचपन में कभी दीपावली का निबंध लिखा है? ऐसे ऑन दिवाली लिखा है कभी स्कूल में आपने? इंट्रोडक्शन में पहली लाइन होती थी, भारत त्योहारों का देश है। 365 दिन में 730 त्योहार आ जाते हैं यहाँ पे। भारत त्योहारों का देश है। अब आप बड़े हो गए, आप उसको मॉडिफाई कर देते हैं, अपन बोलेंगे भारत कानूनों का देश है, हर बात के लिए एक एक्ट पाया जाता है यहाँ पे। देखो आप, कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड एक्ट 1951 सुना था आपने कभी पहले? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट शायद सुना होगा ये, द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ये सुना होगा, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपटीशन एक्ट। भाई साहब हर बात के लिए एक्ट है। मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ भी कहेंगे पीछे एक्ट लगा दो शायद मिल ही जाए। शॉप एक्ट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इज देयर। इस नाम का एक कानून है जो रेगुलेट करता है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स को। और चीज का पता नहीं किस किस चीज के उन्होंने एक्ट बना रखे हैं। एक बार मैं समाओ जगन्नाथपुरी पहुंच गया, कुछ अपने वैल्यूएशन के काम से गया था भुवनेश्वर, तो किसी ने बोला आपके पास टाइम है पूरी चले जाएंगे, चलो। ऑनलाइन में खड़े थे, धक्का मुक्की हो रही थी, दान पात्र के ऊपर कोई एक्ट का नाम लिखा था, मैं याद तो नहीं है, मन से बना देता हूँ, द जगन्नाथपुरी एक्ट दिस एंड दिस एक्ट बना हुआ था उस मंदिर को रेगुलेट करने के लिए। बहुत बड़ा मंदिर है, करोड़ों रुपए का दान आता है, उस संस्था को चलाने के लिए अलग एक्ट बना हुआ है। भाई साहब इतने एक्ट हैं और उनके अंदर इतने सेक्शन हैं कि आपको मालूम ही नहीं दिन भर में कौन कौन से तोड़ दे रहे हो आप। अब एक सवाल ये आता है कि ये सरकार इतने सारे कानून बनाती क्यों है आखिर? तोड़ने के लिए? अरे यार अच्छा जवाब था, दैट वाज गुड। पर एट फर्स्ट प्लेस वो तो हम तोड़ देते हैं, अलग बात है, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो सब चलता है, बट अमेरिका में हो तो फिर सब नहीं चलता। कानून की जरूरत क्या? अच्छा ये इंडिया में ही है क्या ये एक्ट वैक्ट का लफड़ा? अमेरिका अमेरिका में नहीं होते क्या एक्ट लॉ? अमेरिका में यूरोप में होता है क्या लॉ? पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश ही नहीं जहां एक्ट नहीं होते हो। माने नहीं माने वो फिर अलग बात है। क्यों कानूनों की जरूरत क्या है? हटाओ। मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो देश से सारे कानून हटा दूंगा, लाइफ इजी हो जाएगी यार। सो मेनी एक्ट्स आर देयर, हटाओ, सब हटा दो। कोई कंपनीज एक्ट नहीं, कोई इनकम टैक्स एक्ट नहीं, कोई दिस एक्ट नहीं, कोई जीएसटी एक्ट नहीं, कुछ नहीं, सब हटाओ। जिसको जो करना है करो अपने हिसाब से।
आपको लगता है लाइफ इजी हो जाएगी कि डिफिकल्ट हो जाएगी? मैं आपको थोड़ा सा आज सिर्फ इतना बैकग्राउंड दे रहा हूं कि भाई ये लॉ होता क्यों है। ठीक है, एक कहावत है मालवी में, हिंदी में भी नहीं, मतलब वो मालवी कहावत है, उसका हिंदी वर्जन सुनाता हूं मैं आपको, कि अगर बर्तन हैं तो बजेंगे। छोटी सी कहावत है। क्या कहावत है जरा बोलो? मतलब अगर दो लोग हैं तो उनमें लड़ाई पक्का होगी। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे सर, ये देश में हिंदू मुस्लिम के लफड़ा लड़ाई क्यों होता है? अगर सिर्फ हिंदूज होते तो लड़ाई नहीं होती, या सिर्फ मुस्लिम्स होते देश में तो लड़ाई नहीं होती। सिर्फ मुस्लिम्स होते तो शिया और सुन्नी में लड़ाई होती। उसका भी डिवीजन है ना फिर आगे। हाँ सर, सब हटाओ, ये हिंदू मुसलमान लोग ही खराब है, अपन क्रिश्चियंस होते ना, दुनिया में सिर्फ क्रिश्चियंस होते ना, लड़ाई ही नहीं होती। उनमें भी डिविजन है। कैथोलिक अलग है उनके, और प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं मुझे ठीक से नाम भी नहीं पता, वो अलग है। सर सिर्फ जैन होते ना, जैन लोग तो बड़े अहिंसक लोग हैं, उनका तो नाम, उनका तो लिखा ही है अहिंसा परमो धर्मा। सिर्फ जैन होते ना, आई एम श्योर उनमें लड़ाई नहीं होती, दिगंबर श्वेतांबर में होती। सर सिर्फ श्वेतांबर होते ना, उनमें लड़ाई नहीं होती, मंदिर मार्गी और स्थानकवासी में होती। अगर सिर्फ स्थानकवासी होते ना, उनमें पक्का लड़ाई नहीं होती। उनके भी फर्दर दो डिवीजन हैं। कुछ भी नहीं, दुनिया से सारा कास्टिज्म और सारा रिलीजन हटा दो ना, तो लड़ने का आप और आपका भाई या बहन, आप एक ही जाति के हो, एक ही देश के हो, एक ही जाति के हो, एक ही धर्म के हो, एक ही सरनेम वाले हो, सोफा माता पिता भी एक ही हैं, खाना भी एक जैसा खाते हो, संस्कार भी एक जैसे ही देने की कोशिश करी माता पिता ने, दोनों को नहीं मिला हालांकि अलग बात है। और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो। लड़ते भी मतलब ऐसा हो कि डॉग फाइट है भाई साहब, बिल्कुल डॉग कैट फाइट है। लड़ना फितरत है, इंसान की नहीं है, हर हर लिविंग बीइंग की है। सर हम जाते हैं, वो कुत्ते ना सड़क पे, स्ट्रे डॉग एकदम इतनी तेज दौड़ते हुए आते, गिरा ही दे हमको। क्यों? उनका भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट वैसा ही है जैसा इंडिया पाकिस्तान का है। आप देख लो, एक टेरिटरी में जैसे ही कोई दूसरा डॉग आता है तो सारे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड? डॉग्स का टेरिटोरियल डिस्प्यूट नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। जब तक भगा नहीं दे, जब तक मानते नहीं है वो। तो लड़ना हर लिविंग बीइंग की फितरत है। अब ये लड़ेंगे तो लड़ लड़ के ही खत्म हो जाएंगे। प्रोग्रेस कैसे होगी? तरक्की कहां से होगी? नई नई चीजें, इनोवेशन, इन्वेंशंस कैसे होंगे? लाइफ का अपग्रेडेशन कैसे होगा? तो तो जब लोग साथ में रहते हैं तो क्या करते हैं, नियम बना लेते हैं। जैसे भाई बहन में भी झगड़ा ना हो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, नियम बना देते हैं। भाई तेरा, उन्होंने शुरू से ही प्लानिंग करके रखी कि दो बेडरूम दोनों के अलग अलग ही बनाएंगे, ताकि एक बेडरूम में लड़ लड़ के आपस में मर ना जाए कहीं। मालूम पड़ा सुबह गए, लाश पड़ी मिली दोनों की। दो बेडरूम ही अलग बना दिए, दोनों का स्टडी टेबल ही अलग बनाया। एक को सुबह के स्कूल में डाल दिया, एक को दोपहर में चलने वाले स्कूल में डाल दिया। सब कुछ डिफाइन कर दिया, सेपरेट कर दिया कि देखो ये तुम्हारा है। खिलौने भी हमेशा दो खरीदते हैं, एक तुम्हारा एक तुम्हारा। पर उसके बाद भी फिर तुम क्या करोगे कि अपना वाला तोड़ के दूसरा वाला छीन लोगे। इसलिए क्या होता है, पहले नियम बना दो आप। जैसे ही नियम बन जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स बन जाता है, तो भाई तुम इस रूल को फॉलो करो, मैं भी इस रूल को फॉलो करूंगा। अव्वल तो डिस्प्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि तुम भी रूल फॉलो कर रहे हो, मैं भी रूल फॉलो कर रहा हूं। जैसे ट्रैफिक रूल्स है, अगर सरकार सड़क बना दे और बोले चलो, तो जिसकी जहां इच्छा होगी वो वहां चलाएगा। इसकी जगह गवर्नमेंट ने क्या करा, रूल बना दिया कि जो रोड का लेफ्ट हैंड साइड है तुमको उस पर ड्राइव करना है। तुम इधर जा रहे हो तो तुम ऐसे जाओ, वो उधर से आ रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड उधर आएगा, तो वो इधर से आएगा, तो तुम ऐसे जाओगे वो ऐसे आएगा। लफड़ा ही नहीं कोई। बीच में उन्होंने डिवाइडर भी बना दिया ताकि गलती से भी कोई इधर उधर ना जाए। फिर चौराहा आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, तो फिर पहले मैं निकलूंगा कि पहले तू, फिर लड़ाई चालू। उन्होंने सिग्नल्स लगा दिए। तो अव्वल तो आप सोचो कि अगर एक दिन इंदौर के सारे सिग्नल खराब हो जाएं एक शाम, और पुलिस वाले भैया सड़क पे ना हो, आप समझो क्योटिक हो जाएगा या स्मूथ चलेगा सब कुछ? हर चौराहा जाम हो जाएगा, घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहेंगे। थैंक गॉड के रूल्स हैं जिसकी वजह से ये जाम
अव्वल तो लगता नहीं है, और लग जाए तो फिर सुलझ जाता है। पुलिस वाले भैया आकर के डांट करके, तू इधर से जा, तू उधर से जा, और उसकी वजह से हम घर टाइम पे पहुंचते हैं, फिर कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। यार हमारी प्रवृत्ति है, इफ यू आर लिविंग बीइंग, योर टेंडेंसी इज टू फाइट। हाउ टू अवॉइड डिस्प्यूट्स? मेक रूल्स, formalize it. Those set of rules are named as laws. So many laws are there. अब एक क्वेश्चन और आता है कि लॉ और एक्ट में भी कोई डिफरेंस है क्या? तो लॉ और एक्ट में भी डिफरेंस है। ग्रुप ऑफ एक्ट्स इज कॉल्ड लॉज। ये आपने जो वेबसाइट खोली है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, और यहाँ क्या कौन से लॉ की बात करिए? कॉर्पोरेट लॉ, जो कॉर्पोरेट्स को काम आए। क्या काम आता है कॉर्पोरेट्स को? कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कंपटीशन एक्ट, सब काम आता है उनको। तो इन सेट ऑफ लॉज को हम क्या बोल देते हैं? कॉर्पोरेट लॉज, क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स को काम में आता है। ग्रुप ऑफ एक्ट्स को क्या कहते हैं? लॉ। जैसे हिंदू कम्युनिटी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने तरह तरह के एक्ट बनाए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू दिस एक्ट, हिंदू दैट एक्ट। दोस ग्रुप ऑफ लॉज आर नेम्ड एज हिंदू लॉज, हिंदू पर्सनल लॉज। जो लोग नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर ले, क्योंकि वो कमजोर है, मालिक ताकतवर है, तो उनको बोला मिनिमम वेजेस एक्ट, कम से कम इतनी वेजेस तो देनी पड़ेगी। फिर एक है वेजेस एक्ट, फिर एक है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, फिर एक है द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, फिर एक है द पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट, फिर एक है द फैक्ट्रीज एक्ट, फिर एक है द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, एंड मेनी मोर। इन सारे ग्रुप ऑफ एक्ट्स जो कि लेबर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के काम में आते हैं, उनको क्या कहते हैं? लेबर लॉज। सुना आपने? तो हाँ बोलो। ओके, तो आपको पहली बात तो हमने समझी कि हमको रूल्स क्यों चाहिए, लॉ क्यों चाहिए। फिर हमने बोला लॉ क्या है और एक्ट क्या है। फिर हमने बोला कि भाई साहब ये रहा एक्ट, हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो एक्ट जो है, कभी भी आप किसी एक्ट का नाम पढ़ते हो ना, तो लिखा होता है द कंपनीज, द लगाते हैं, तो भाई मान लो द सन, द मून, सुना होगा ना आपने। ऐसे द कंपनीज एक्ट 2013 इज्जत से लेना चाहिए, है ना। घर गए और आप बोल रहे हो ए विशाल, पापा का नाम, तो दैट इज नॉट डन ना यार। या तो पापा बोलो, या फिर जी लगाओ, या श्री श्री लगाओ, या श्री लगाओ, या कुछ तो ना। ऐसा आप कंपनीज एक्ट नहीं बोलोगे, इज्जत से नाम लोगे। क्या बोलोगे? द कंपनीज एक्ट। 2013 क्यों लिखा है इसमें? 2013 कंपनियों पे लगता है क्या ये? जरूर इस ईयर में बना होगा। जिस ईयर में एक्ट बनता है, अप्लाई होता है, वही एक्ट के नाम पड़ता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो 1961 में बना था, इसीलिए उसके नाम के साथ में उसका ईयर जोड़ देते हैं, है ना। जैसे आपका कोई भी आप आदित्य, आदित्य कुशवाहा 2005 ऐसा रख देते हैं हम। जो आपका बर्थ ईयर हो वो आपके नाम के साथ रख दें, तो बड़ा आसान हो जाए लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना कि आपकी एज कितनी है। गर्ल्स को दिक्कत आ सकती है उसमें, अभी तो नहीं बट लेटर एज में नाम के साथ ईयर आ जाए तो। कंपनीज एक्ट में तो आया हुआ है। हर एक्ट के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है ऐसे, पढ़ो क्या लिखा है। मतलब 2013 में पार्लियामेंट में जितने एक्ट पास हुए थे, उसमें 18th नंबर पर ये वाला एक्ट पास हुआ था, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ब्रैकेट में लिखा होता है 43 ऑफ 1961। तो 1961 में पार्लियामेंट में जितने एक्ट बनाए गए थे, पार्लियामेंट क्या है? फैक्ट्री है एक्ट बनाने की। तो वहां प्रोड्यूस हुआ था 43rd नंबर पे इनकम टैक्स एक्ट। इससे क्या होता है? एक्ट की पहचान करना आसान हो जाता है। कई बार मिलते जुलते नाम के एक्ट होते हैं, इससे कंफर्मेशन आ जाता है। आखिरी बार अमेंडमेंट कब हुआ था इस एक्ट में? 2020 में। मेजर अमेंडमेंट, छोटे मोटे अमेंडमेंट तो हमेशा आते रहते हैं। मोर क्यों बनाया था ये एक्ट सरकार ने?
an act to consolidate and amend the law relating to the companies, be it enacted by the Parliament in the 64th year of Republic of India as follows. एक्ट तीन तरह के होते हैं, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, लोकल एक्ट. सुना आपने ऐसा? जो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और जो पूरे इंडिया पर लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एक्ट. क्या लगता है आपको? द कंपनीज एक्ट 2013 एमपी पे लगता है कि गुजरात पे कि महाराष्ट्र पे कि होल इंडिया? लेकिन अगर मैं बोलूं द एमपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1950, तो नाम से क्या मालूम पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है और सिर्फ स्टेट की टेरिटरी पे लगेगा. जैसे ही एमपी क्रॉस करके आप यूपी पहुंच गए, है ना, एमपी के बाहर से कोई बच्चे आए यहाँ पे, रेज योर हैंड. हाँ, कहाँ से आए हो? राजस्थान. कौन से शहर से? चौमेला से. ओके. और आप कहाँ से आए? हाथ उठाओ, दिख नहीं रहे मुझे. कहाँ से? फिरोजाबाद. ओके. और पीछे कहाँ से? जगदलपुर. ओके. और इधर झांसी, यूपी. ओके. एमपी बॉर्डर ही हुआ. ओके. ओके. 4 स्टेट तो अपने को यहाँ दिख गए. ऑनलाइन वाले तो और बहुत सारे स्टेट्स के होंगे. तो मालूम पड़ा, सोचो कि अगर हम एमपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1950 पढ़े हैं तो वो सिर्फ एमपी की टेरिटरी में लगेगा. जैसे ही आपने एमपी के बॉर्डर क्रॉस करी और आप झांसी में घुसे, ललितपुर में गए, वैसे ही वो एक्ट लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. तो स्टेट एक्ट जो है वो सिर्फ स्टेट की टेरिटरी पे लगता है, उसके बाहर नहीं लगता. उसको बनाता भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसको रेगुलेट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है. फिर लोकल एक्ट आते हैं या प्रोविंशियल एक्ट आते हैं, है ना. जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर कोई नियम बना देता है कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स इतना है और गार्बेज कलेक्शन टैक्स, कचरा संग्रहण शुल्क कितना है, तो वो सिर्फ इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट पे लगेगा. बाकी जगह तो मालूम पड़ा कई जगह कचरा उठा ही नहीं रहे, तो शुल्क किस बात का? तो इट इज हाउ 3 लेवल के एक्ट हो गए, सेंट्रल, स्टेट और लोकल. अपने सिलेबस में सारे सेंट्रल एक्ट है. प्रैक्टिस करने जाओगे तो स्टेट एक्ट भी बहुत काम में आते हैं, पर अगर वो स्टेट एक्ट सिलेबस में रख दे तो 25-30 एग्जाम पेपर बनाने पड़े उनको. समझ रहे हो? और फिर हमको भी अलग अलग बैचेस बनानी पड़े. ये एमपी की बैच, ये छत्तीसगढ़ की, ये राजस्थान की. बड़ा प्रॉब्लम हो जाए. इसीलिए वो सिर्फ कौन सा एक्ट रखते हैं इसके अंदर? सेंट्रल एक्ट रखते हैं सिलेबस के अंदर. ओके. चलो, तो एक्ट 3 तरह के. कौन से 3 तरह के? चलो बोलो फटाफट. सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट एंड लोकल एक्ट्स. हजारों की संख्या में एक्ट्स बने हुए हैं, इतने सारे. इसलिए मैं कह रहा हूं भारत कानूनों का देश है. अब समझो कि नेक्स्ट जो चीज है, जो एक्ट है ना, उसको भी इतना सारा लिखा है, 1000-2000 पेज लिखे हैं, तो रेफर कैसे करें कि यार वहां क्या लिखा है? तो एक्ट को चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. आप देख रहे हो, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 से लेके 10 तक के चैप्टर अपने पूरे सिलेबस में, इंटरमीडिएट में, ऑडिट एंड ऑडिटर्स तक. और उसके बाद फिर बीच के सब चैप्टर तो उन्होंने गायब कर दिए, मतलब फिर अपने सिलेबस में नहीं है. देखो कहाँ तक ये सारे चैप्टर्स जो हैं. सर ये XXIX तक हैं चैप्टर. कितने? मतलब 29 चैप्टर्स आर देयर. अपने सिलेबस में कितने? 10. 1 से 10 तक. हालांकि एक चैप्टर उन्होंने और ऐड कर दिया, ये रहा चैप्टर 22, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें सेक्शन 379 से लेकर के सेक्शन 393A तक आता है. अगर मैं चैप्टर नंबर 29 को क्लिक करूं तो आप देखोगे, ओके 458 नहीं है, आई एम सॉरी, 470 सेक्शंस आर देयर. कितनी सेक्शन है? 470, जिसमें से लगभग 150 सेक्शन अपने सिलेबस में है. जैसे मैं गया चैप्टर 2, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, देखो कौन कौन सी सेक्शन है. सेक्शन 3 फॉर्मेशन, ऐसे करते 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 22 तक. तो एक्ट को डिवाइड किया जाता है किसमें? चैप्टर्स में. चैप्टर्स को डिवाइड किया जाता है किसमें? सेक्शंस में. फिर आप जानते ही हो कि सेक्शन को किसमें डिवाइड करते हैं? सब सेक्शन. फिर सब सेक्शन को किसमें डिवाइड करते हैं? क्लॉज.
फिर क्लॉज को इस पर डिवाइड करते हैं सब क्लॉज, और सेक्शन के अलावा एक्ट में होते हैं एक्सप्लेनेशंस। सेक्शन के अंदर ही अक्सर ही क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन, कि देखो मैं थोड़ा और बताता हूं कि ये जो लिखा है उसका मतलब क्या है। और उसके अलावा इसमें होते हैं एक्ट में सेक्शन के अंदर प्रोविजो, बोल के बताओ। कई बार एक्ट में कुछ लिखा होता है और उसके बाद प्रोवाइडेड दैट करके पैराग्राफ चेंज करके लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोविजो कहते हैं। पापा ने आपको बोला कि बेटा तुमको लेटेस्ट एप्पल आईफोन खरीद के देंगे, प्रोवाइडेड दैट यू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। प्रोविजो होता है कंडीशन लगाने के लिए कि ये बात होगी बशर्ते कि ये बात आप पूरी करें। प्रोविजो अक्सर ही किसके लिए होता है, कंडीशन लगाने के लिए या एक्सेप्शन देने के लिए। रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी यू मे गो आउट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट विद द परमिशन ऑफ पापा यू मे गो आउटसाइड। तो प्रोविजन होता है या तो कंडीशन लगाने के लिए या एक्सेप्शन, अपवाद देने के लिए, है ना। सबसे पहले तो क्या है कि लॉ है, लॉ इज अ ग्रुप ऑफ एक्ट्स। फिर एक्ट तीन तरह के हैं, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, लोकल एक्ट। तो कोई भी एक्ट हो उसको डिवाइड करते हैं चैप्टर्स में, चैप्टर्स को सेक्शन में, सेक्शन को सब सेक्शन में, उसको क्लॉज में, उसको सब क्लॉज में। इसके अलावा सेक्शन में क्या होता है, एक्सप्लेनेशंस एंड प्रोविजंस। ये सब मिलके बड़ा भारी सा कुछ बन जाता है जो आपको कंप्लाई करना पड़ता है। पर सर हम कंपनी, हमसे इतना बड़ा भारी तो पड़ा ही नहीं जा रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, हमको तो डर ही लगा रहता है पता नहीं कब क्या गलती हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम एक कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो हमको बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी से आपकी दुकानदारी चलती है। लॉ जितना बड़ा हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, जितना आम आदमी के समझ से बाहर हो जाए, आपकी दुकान उतनी अच्छी चलेगी, क्योंकि उसको आपकी जरूरत पड़ेगी, उसके बिना तो वो कुछ काम कर ही नहीं सकता है बिजनेस में। ओके, आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, कुछ भी नहीं लिखा इतनी देर में आपने। ओ, तू डिक्टेशन देगा तो लिखेंगे हम, नहीं एक आदत बनाओ, कुछ चीजें अपने हिसाब से लिख लिया करो, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि ये जो आज मैंने जो भी कुछ कहा है नोट्स पे कुछ भी नहीं छपा है, ना स्टडी मटेरियल में, ना आपसे वो एग्जाम में पूछेंगे। और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। हम्म, आप कुछ पूछना चाहते हैं बिफोर आई गो अहेड? ओके, चलो मैं आपको 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं, अपनी मेमोरी से रिकॉल करके कुछ बातें आप लिखो जो मैंने कही इतनी देर में।
अब देखो, कई बार क्या होता है, क्लॉज और सबसेक्शन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ आप देखिए, ये सेक्शन 1 है, ये उसका टाइटल लिखा हुआ है, और इस टाइटल के बाद सीधे ये ब्रैकेट में 1 लिखा गया। इसका मतलब ये क्या है, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1। लेकिन यही जब आप सेक्शन 2 में देखने के लिए जाते हो, जस्ट सेक्शन 2 में जब आप यही चीज देखने जाते हो, तो व्हाट डू यू सी कि ये सेक्शन 2 है, उसका टाइटल लिखा है डेफिनेशंस। फिर उसके बाद नंबर 1 नहीं लिखा है सीधे, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ शुरू हो गया, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, और इस पैराग्राफ के अंदर फिर नंबर 1 है। कैन यू सी दैट डिफरेंस? नोटिस करा आपने? इसको कहते हैं क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज 1। तो अगर आप कहोगे सर हमने तो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, गलत। दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 6। सॉरी, एक बार और बता दो ना, क्या कह रहे थे आप? मैं आपको ये कह रहा था, यहां सेक्शन का टाइटल है और उसके बाद में सीधा ये नंबर 1 स्टार्ट हो गया, तो इसको क्या कहते हो आप? सबसेक्शन। लेकिन सेक्शन 2 में जैसे ही आप देखने के लिए जाते हो, तो वहां ये सेक्शन 2 का टाइटल है, और उसके बाद फिर ये एक पैराग्राफ है, और फिर उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट हुई है। इसलिए ये सेक्शन का नंबरिंग नहीं है, ये इस पैराग्राफ का नंबरिंग है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डायरेक्टली क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज 1, इट इज लाइक दिस। ओके, अब एक छोटी सी चीज इसमें, हाँ आपने लिख लिया जो मैंने आपको कहा था कि अपने हिसाब से कुछ चीजें नोट करो, राइट? हम लोग का जो पढ़ने का तरीका होगा वो कैसा रहेगा, लेट मी टेल यू। लॉ के साथ एक बड़ी समस्या क्या है कि लॉ की लैंग्वेज ना, एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लॉ की लैंग्वेज कई जगह बड़ी आसान सी बात हो, लेकिन लैंग्वेज में उसको पढ़ने जाओ तो बहुत ही मुश्किल से नजर आती है। इसीलिए मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है लॉ पढ़ाने में, वो ये है कि मैं आपके लिए इस लॉ को बनाऊं थोड़ा आसान, और बनाने की कोशिश करूंगा उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो वी विल हैव लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स along with the text, so that आपको लॉ को समझने में पहली बात तो आसानी हो जाए। I'll make lot of charts like this, क्योंकि आप 3 चीजें हैं लॉ पढ़ते समय। पहली बात समझ में आना चाहिए, दूसरी बात रटा हुआ होना चाहिए, और तीसरी बात उसको एक्सप्रेस करते यानी लिखते आना चाहिए। तो पहली बात लॉ समझ में आना चाहिए, दैट्स 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप मेरी क्लास में बैठे हैं तो लॉ में लिखी हुई हर एक बात आपको समझ में आए, दैट आई विल मेक श्योर। मेरा काम है, मैं कर दूंगा। दूसरी बात है रटना, वो आपका काम है। तो तू ही रट भी लेना। अरे मैं तो रट लूंगा, पर वो आपके काम नहीं आएगा ना, आपको रटना पड़ेगा खुद को। सर, तो जैसा स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है वैसा वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा क्या? अगर मैं हाँ भी कह दूं तो आपकी औकात नहीं है। हैसियत बोल देते हैं अच्छे शब्दों में, नहीं याद कर सकते आप वर्ड टू वर्ड। पूरा पैराग्राफ याद न करना बेवकूफी है। इसकी जगह उस पैराग्राफ से 3 काम के शब्द उठा लो। क्या बोलते हो उसको? वैल्यू पॉइंट्स बोलते हो, कीवर्ड्स बोलते हो, क्या कहते हो आप? कीवर्ड्स कह दो, वो रट डालो, और फिर जब एग्जाम में लिखने को आए तो वो रिकॉल करो और उसके आसपास का सेंटेंस बना दो उन 3 शब्दों के आसपास की। वोकेबलरी, ग्रामर, वो तो बनाते अपने को आती है। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाते अपने को आता है। कोई एक शब्द तो देते, अपन एक पेज भर दे, उसके बाद तो फिर रटना है आपको। जैसे अब यहाँ पे 10-15 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे ऑन एन एवरेज 10 पॉइंट आपको हर स्लाइड पे नजर आएंगे, और लगभग 300 स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा पूरे सिलेबस में। तो लगभग 3000 पॉइंट आपको रटना है। सुना आपने?
3000 छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको रट डालना है, तो आप 40-50 हजार शब्द रटने से बच जाओगे। क्यों? तो शब्द गिनने जाओगे तो 60,000 शब्द हैं। 60,000 शब्द रटना अपनी हैसियत में नहीं है, पर 3,000 कीवर्ड्स रटना अपनी हैसियत में है। इसीलिए ये सब कुछ मैं ऐसे चार्ट फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और आप उसको अपने हाथों से लिखेंगे। सर एक काम करना, आप तो ये आपकी वाली पीपीटी हमको दे देना, उससे हमारा काम हो जाएगा। वो मैं किसी को नहीं देता हूँ, वो मेरी प्रोप्राइटरी एसेट है, राइट। हाँ, आप इसको नोट डाउन करेंगे तो उससे एक बड़ा फायदा होगा कि आप अपने हाथों से जो लिखेंगे वो आपको याद अच्छे से होगा, rather than एनी प्रिंट आउट और पीडीएफ फाइल। ओके, तो और अब तो टाइम भी हो गया, इस तरह से अपन कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जिसमें फुल टेक्स्ट होगा। पर सर आपने कहा फुल टेक्स्ट तो रटना ही नहीं है, पर पढ़ना तो है। जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे वो फुल टेक्स्ट आपको घर पे जाकर के रीड करना है बार बार। इससे आपकी ग्रामर भी सुधरेगी, इससे आपकी वॉकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। लॉ रिलेट, वैसे तो आपकी वॉकेबलरी बहुत अच्छी है, बट लॉ वाली वॉकेबलरी भी तो चाहिए हमको, ठीक है। और तीसरी बात, हाउ टू राइट, वो भी मेरे ऊपर है, मैं बताऊंगा आपको कि आंसर कैसे लिखना है। ओके, ठीक है। तो कल कॉपी लेकर के आना एक अलग, और कल से अपन एकदम हार्डकोर सेक्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।